इस 24 सितंबर को यानी 2 दिन के बाद में 149 साल पूरे हो जाएंगे और 25 सितंबर 2022 से सत्य शोधक समाज की स्थापना के 150वां साल शुरू होगा। तो हमने बांसुरी के माध्यम से ये फैसला किया कि ये जो साल है सत्य शोधक समाज का शतकोत्तर स्वर्ण महोत्सवी जो वर्ष है, ये पूरे साल भर हम लोग मनाएंगे और इसके माध्यम से पूरे देश भर में 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बुल्डाना में हम लोग आज कर रहे हैं। और साथियों, ये बुल्डाना एक अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। सत्यशोधक आंदोलन का ये गढ़ रहा हुआ है और सत्यशोधक आंदोलन का ये जो गढ़ रहा हुआ है, यही से विदर्भ में पूरे विदर्भ रीजन में सेंट्रल प्रोविंस उस समय था, उसमें आंदोलन का नेतृत्व यही से पैदा हुआ था। और ये इतना मजबूत गढ़ था कि कोल्हापुर से शाहू महाराज यहाँ आकर मराठा परिषद करते थे। जो हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा, डॉक्टर यादव साहब ने भी ये बात कही कि यहाँ आरएसएस का भी गढ़ बनने का कारण ही यही था कि यहाँ शाहू महाराज आए और शाहू महाराज ने यहाँ आकर अपने आंदोलन की घोषणा की थी। कम्युनल अवार्ड की जो बात थी, मराठाओं को सेपरेट रिजर्वेशन किया, उनके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात, खामगांव हो, चिगली हो, इसी जगह से शाहू महाराज ने शुरू की थी। तो ये आंदोलन का एक बहुत मजबूत गढ़ था और इसी गढ़ को, इसी विरासत को दोबारा हम लोग पुनर्जीवित करने की दृष्टि से साथियों ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ लेने का फैसला किया। ताराबाई सिंधे जी, जिन्होंने आज से 125 साल पहले जेंडर इक्वालिटी की, स्त्री पुरुष समानता की बात कही, उस समय भारत की जो प्रस्तावित महिलाएं थी उनको सोचने का तो छोड़िए, उस स्तर पर भी कोई अधिकार नहीं था जिस स्तर पर वो बात कह सकती थी। उस समय सावित्रीबाई फुले जी या ताराबाई शिंदे उस बात को ना केवल कह रहे और लिख रहे और उस बात की वकालत कर रहे, उसके लिए संघर्ष कर रहे। आज से 125 साल पहले की बात साथियों ये। अब अंदाजा लगा लीजिए कि जिस समय में महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस समय ताराबाई शिंदे दुनिया के सामने सवाल खड़े करते और अपने अधिकारों की बात कहते। ये केवल स्त्री पुरुष तुलनात्मक मामला नहीं है, ये मामला धर्मशास्त्रों की तुलना का मामला था। क्योंकि जिस किसी को भी वर्तमान में प्रबोधन करना पड़ता है, वर्तमान में जागरण करना पड़ता है, उसे धर्म चिकित्सा किए बगैर उसका प्रबोधन शुरू ही नहीं हो सकता। क्योंकि मूलतः ये व्यवस्था इसी के आधार पर तो बनाई गई थी। तो सावित्रीबाई फुले हो, मुक्ता सालवे हो या ताराबाई शिंदे हो, इन्होंने सवाल इसी से शुरू किए और आज भी आपको उसी के साथ बात सवाल शुरू करनी पड़ेगी, उसके बगैर चीजें नहीं हो। तो सत्यशोधक आंदोलन का बहुत बड़ा गढ़ विदर्भ में बुल्डाना था, तो हमने उस विरासत को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की और अभी ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आज से शुरू हो रहा है, पूरे देश भर में साथियों ये कार्यक्रम चलेंगे। 10,000 कार्यक्रम होंगे, के माध्यम से जोड़ेंगे, उनका बाकायदा इतिहास दोबारा पुनर्लेखन की जरूरत है। क्योंकि हमारी इतनी क्रांतिकारी लड़ाई थी, वो आज की पीढ़ी तक को जाने की जरूरत है। उसकी प्रक्रिया साथियों आज के कार्यक्रम से शुरू होंगी और देश भर में साथियों ये कार्यक्रम चलेंगे। साथ ही साथ में साथियों आज का दिन जो है, जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना का दिन है, उसी तरीके से साथियों 24 सितंबर 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा शाक्त पद्धति से राज्य तिलक किया गया था। और वो जो उस समय की जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिवाजी महाराज जी को शूद्र घोषित करके अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी, उस व्यवस्था को उन्होंने नकारा था और शाक्त पंथ से उन्होंने अपना राज तिलक किया था। वो भी एक बहुत बड़ी विरासत हमारी है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर साथियों हम लोगों ने फैसला किया कि साल भर हम ये कार्यक्रम करेंगे और इसके माध्यम से देश भर में ओबीसी, खासतौर पर जो ओबीसी और एमबीसी की जो जातियां, जो एक जमाने में सत्यशोधक आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रचार करने में बहुत ज्यादा उसमें ताकत से इन्वॉल्व थी, उन जातियों को दोबारा उस आंदोलन से जोड़ा जाए और
उनके माध्यम से पूरे देश भर में एक जागरण का कार्यक्रम किया जाए। क्योंकि आज इस विषय की प्रासंगिकता क्यों है, क्योंकि साथियों सबसे ज्यादा प्रतिक्रांति आज अगर किसी में की जा रही है तो यही जो वर्ग है, पिछड़ी जातियां, ओबीसी की, एमबीसी की जातियां, शूद्र अतिशूद्रों की जातियां, इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिक्रांति करने के लिए प्रतिप्रबोधन किया जा रहा है। जिन जातियों के विरोध में प्रतिक्रांति हो रही है, प्रतिक्रांति का मतलब क्या है, उन जातियों को अधिकार वंचित करने का साजिश, उसका षड्यंत्र जो है उसको हम प्रतिक्रांति कह सकते हैं। कि उन जातियों को मिले हुए जो अधिकार थे, उन अधिकारों से उनको वंचित करके उनको दोबारा गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, और यह बहुत ज्यादा ताकत लगाकर की जा रही है। मगर बड़े दुख की या बड़े आश्चर्य की बात है, जिस वर्ग के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है, उसी वर्ग को उस प्रतिक्रांति का नेतृत्व दिया जा रहा है। सबसे बड़ा संकट जो है यही है कि आज पिछड़े वर्गों के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है। आज शेड्यूल कास्ट के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है, आदिवासियों के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है। ये जो हमारा बाबा बलूतेदार वर्ग जो जिसको नॉर्थ इंडिया में जजमानी प्रथा कहते हैं, इन एमबीसी की जातियों के विरोध में प्रतिक्रांति हो रही है। उनके अधिकार को, मिले हुए अधिकार थे, उसको छीनकर उनको गुलाम बनाने का काम चल रहा है, और उन्हीं के हाथ में धर्म का झंडा देकर उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। ज्योतिराव फुले इसी को आधार बनाकर क्रांति की है। शाहू महाराज जी ने इसी के आधार पर क्रांति की। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इन्हीं वर्गों के अधिकारों की व्यवस्था की थी, और आज उन्हीं वर्गों की विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है। ये बहुत बड़ा संकट साथियों वर्तमान में हमारे साथ, और इसकी गंभीरता को समझकर हमें इस बात की प्रासंगिकता, इसका महत्व जानने की जरूरत है। अगर आज प्रतिक्रांति के भंवर में ये पिछड़ी जातियां, एमबीसी की जातियां फंसी हुई है, तो उस प्रतिक्रांति के भंवर से निकालने का एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति शाहू महाराज जी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, अर्थात वो सत्यशोधक समाज की विचारधारा, वो सत्यशोधक आंदोलन का पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण किए बगैर संभव नहीं। दूसरा कोई तरीका इसका नहीं। एकमात्र तरीका है, अगर आप इस देश के अंदर प्रतिक्रांति को रोकना चाहते हो, जो प्रतिक्रांति आज संघ के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से की जा रही है, चाहे कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है, उस प्रतिक्रांति को अगर आप रोकना चाहते हो तो आपके पास एक ही विकल्प है, आपको इस समाज के अंदर सत्य शोधक आंदोलन का पुनर्निर्माण, पुनर्जीवन करना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही कि अकेले वही सत्य शोधक है, वो क्यों कहते थे? क्योंकि साथियों, सत्य शोधक होने का मतलब क्या है? बुद्धि प्रामाण्यवादी होना। सत्य शोधक होने का मतलब क्या है? ज्योतिराव फुले जी ने दो ही आधार लगाए थे चिकित्सा करने के लिए, वो कोई पूर्वाग्रही नहीं थे, किसी दुर्भावना से व्यतीत होकर उन्होंने ये सारा लिखा नहीं। उन्होंने दो ही मापदंड लगाए थे, और उसके आधार पर ही उन्होंने चिकित्सा की। बहुत सिंपल से सब साधारण चीजें थी, एक बुद्धिवाद और दूसरा समानता। जो भी बुद्धि के विरोध में है, बुद्धिवाद के विरोध में है और समानता के विरोध में है, वो आपका नहीं हो सकता। उसकी चिकित्सा, उसका विरोध करने का अधिकार आपका है। क्योंकि ये जो समाज है, ये समाज शब्दों का गुलाम समाज। हमारे समाज को ब्राह्मणों ने शब्दों का गुलाम बना के रखा है। इसलिए आज भी लोग शब्दों से डरते हैं, इसलिए आज भी लोग जो है श्राप से डरते हैं और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। जो समाज शब्दों का गुलाम हो, उसको और गुलाम बनाने की जरूरत क्या है? शब्दों ने उसको गुलाम बनाया, इसको प्रमाण मान के रख दिया। शब्दों ने ही उसको गुलाम बना के रखा, और किसी चीज की जरूरत नहीं। मराठी में एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी में, मतलब हम जो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। ये चुल्लू भर पानी का मतलब क्या है? कहा होता है चुल्लू भर पानी? कबीर जी का एक उदाहरण देकर मैं इसको समझाना चाहूंगा। कबीर जी ने अपने शिष्यों को कहा कि रात में मैंने एक सपना देखा। कबीर ज्ञानी थे, तो लोगों ने कहा कोई दृष्टांत की ज्ञान की बात देखी होगी। उलटबासी। उन्होंने ये देखा कि मैंने सपना देखा कि नदी जो है ये नाव में डूब गई। कबीर महाराज ने कहा कि मैंने
में डूब गई। आप सब जानते कि कबीर गंगा किनारे रहते थे। तो भक्तों में हलचल हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, नाव नदी में डूब सकती है, ये कोई कहने की बात नहीं, हमने बहुत बार देखा है, मगर ऐसे कैसे हो सकता है कि नदी ही नाव में डूब जाए। भक्तों ने कहा महाराज आप रात में ठीक से तो खाना पीना खाए कि नहीं, सोए थे, ऐसा कैसे हो सकता है। कबीर जी ने कहा आज तक मैंने कोई असत्य कथन नहीं किया, जो कहा वही मैं बता रहा हूं, जो देखा वही बता रहा हूं। तो भक्तों ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, यही देखा। तो भक्तों ने हाथ जोड़े महाराज कहा कि अभी आपके पास ज्ञान की कोई बात बची नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकती कि गंगा जैसी विशाल नदी एक छोटी सी नाव में कैसे डूब सकती है। महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस बात को नहीं मानते। कबीर जी कहते थे यही मैंने देखा। तो आखिर भक्तों में और कबीर में बहुत ज्यादा विवाद हो गया, वो भक्त मानने के लिए राजी नहीं थे, अब ये मानने के लिए राजी नहीं थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नदी नाव में डूब सकती है। कबीर जी ने कहा अगर हमें तत्व आपको समझ में आता है, मुझे क्यों कह रहे हो कि 85% का जो बहुजन महासागर है, महासागर है, इन 3% के ब्राह्मणों के चक्कर में कैसे डूब जाए। 85% बहुजन समाज है तो 3% ब्राह्मणों के चक्कर में कैसे फंस जाता। नदी नाव में डूब गई। कबीर जी ने नाव की उपमा दी, नाव बहुत बड़ी होती है। मैं तो कहता हूं कि नाव के आगे हमारा समाज निकल गया है। सत्यनारायण की कथा के लिए जब ब्राह्मण आता है तो वो जो तीर्थ हमारे लोगों के हाथ में डालता है, उस तीर्थ को लेने के लिए अगर आपको तीर्थ लेना है तो हाथ का धोना करना पड़ता है, गुंजर कराए लगते। और उसमें 1 या 2 बार अगर आपने इसमें पानी डाल दिया, उसको कहते चुल्लू भर पानी। ये जो कहावत आई है चुल्लू भर पानी, आई कहां से। अब हमारे बच्चे ज्यादा होशियार थे। मराठीमध्ये आपल्या पोरांनी लहानपणी ऐकलं असेल, तुम्ही म्हणला असेल, माकडा माकडा हो तुझ्या शेंडीला पावसर बरोबर. लहानपणी पोरं म्हणतात माकडा माकडा हो तुझ्या शेंडीला पावसर. मला सांगा बरं माकडाला कधी शेंडी असते? माकडाला शेंडी असते? तर माकडाला शेंडी असते, माकडाला शेपूट असतं. काय म्हणावं पाहिजे? माकडा माकडा हो तुझ्या शेपटाला पावसर. तर आपल्या पोराला माहिती की शेंडीवाली माकडं कोणती आहे. आईला मला माहिती, पोराला माहिती की शेंडीवाली माकडं कोणती आहेत आणि कोणाच्या शेंडीला तूप आहे. तो आपल्या खायला भाकरीला तेल नाही, त्यांच्या शेंडीला तूप आहे. हे सत्यशोधकाचं विश्लेषण होतं की आपल्या समाजामध्ये नेमकं काय. समस्या क्या है साथियों कि जो हमारे किताबों में है वो हमारे समाज में नहीं है, और जो समाज में है वो किताबों में नहीं है. शास्त्र हमेशा अपने अधिकारों के विरोध में रहे हैं. जिन शास्त्रों से हम गुलाम रहे हैं वो शास्त्र हमेशा ही हमारे अधिकारों के विरोध में रहे हुए हैं. जब भी शास्त्र लिखे गए वो शास्त्र लिखकर आपको अधिकार वंचित करने का काम होता रहा. तो ज्योतिराव फुले ने इस बात को सही तरीके से हमारे सामने लिखा और कहा कि आपको सत्यशोधक होना चाहिए, तो बुद्धि को प्रमाण मानना चाहिए कि भाई हो गया. 150 साल ज्योतिराव फुले इस बात को हमको एहसास करने की बात कर रहे थे कि सोचो. हम ये नहीं कहते कि हम जैसा कहते वैसा ही सोचो, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि सोचो, क्योंकि सोचे बगैर आपकी शुरुआत नहीं होगी. इसलिए सत्यशोधक आंदोलन के माध्यम से ज्योतिराव फुले ने एक तरीका बनाया, इस व्यवस्था की उन्होंने चिकित्सा की और एक जागरण का काम किया. उसी आंदोलन से पूरे देश भर में साथियों क्रांति बनी. आज देश भर में जो पिछड़ी जाति का या मानवता का, खास तौर पर इस गुलामी के विरोध में जो आत्मसम्मान का जो आंदोलन चला, उसकी नींव ज्योतिराव फुले जी ने रखी. उसी आंदोलन को जब तक हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे तब तक इस देश में पिछड़े वर्गों का, अति पिछड़ी जातियों का या शुद्रातिशूद्रों का जो प्रतिक्रांति करके उनकी विरोध में इस्तेमाल हो रहा है वो रोका नहीं जा सकता. इसलिए मैं दोबारा इस बात को कहता हूं कि अगर आप भारत में प्रतिक्रांति को थोपना चाहते हो तो आपके पास एक ही विकल्प है, आपको समाज के अंदर जाकर सत्यशोधक आंदोलन का, उस सिद्धांत का पुनर्जागरण करना होगा. यही एक तरीका, इसका कोई विकल्प नहीं. क्यों? जैसे आज साथियों ने सब्जेक्ट रखा कि देश की आजादी को 75 साल हो गए, और 75 साल होने के बाद में भी ये देश और इस देश की जनता गुलामी है. अगर हम ये मानते हैं कि हम लोग आजाद है तो ये विषय चर्चा करने की जरूरत नहीं. और अगर इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं तो
साथियों हमें सोचने की जरूरत है कि फिर आजादी के नाम पर हुआ क्या। शायद ही किसी देश में आजादी का जितना प्रचार किया जाता हो उतना भारत में होता। इस देश के लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आप आजाद हैं। किसको आजादी का याद दिलाना पड़ता है? जो आजाद है उसको आजादी की याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुलामों को याद दिलाना पड़ता है कि तुम आजाद। क्योंकि अगर गुलामों को एहसास हो गया कि वो आजाद नहीं है, वो आजादी के विरोध में लड़ाई लड़ सकती। इसलिए बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि ये 75वां साल था, बड़ा प्रचार कर दिया, हजारों कार्यक्रम लगा दिए कि आप भूल ना जाए कि आप गुलाम। अमृत महोत्सव उसको नाम दिया गया। तो सवाल है कि अमृत किसके पल्ले में गया और किसको वो अमृत का लाभ हुआ। 75 साल हो गए, थोड़ी तो समीक्षा होनी चाहिए। ज्योतिराव फुले जी ने आजादी का आंदोलन शुरू होने से पहले ये बात कही थी कि जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक शूद्रों और अतिशूद्रों को जल्दी करनी चाहिए और ब्राह्मणों के सामाजिक और धार्मिक गुलामी से आजाद होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिराव फुले मानते थे कि अंग्रेजों की गुलामी राजनीतिक गुलामी है, उस गुलामी से आजादी मिलना आसान है क्योंकि वो गुलामी दिखाई तो देती है। यहां जिस गुलामी में हम लोग हैं उस गुलामी की जानकारी तक हमारे लोगों को नहीं है और उस गुलामी को इस हद तक उन्होंने थोप दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर या ज्योतिराव फुले बहुत कम सोचते थे, उससे ज्यादा वाला मामला आगे निकल गया। 17 सितंबर को मोदी जी का भी जन्मदिन था, उसी दिन पेरियार जी का भी जन्मदिन था, प्रबोधनकार ठाकरे जी का भी जन्मदिन था, भैया साहब अम्बेडकर जी का स्मृति दिन था और मोदी जी का भी जन्मदिन जो है 17 सितंबर को था। मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मोदी जी के ऊपर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक लेख लिखा। वो लेख पढ़ने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि पूना पैठ से दलाल और बड़वे जो पैदा हुए वो एमएलए एमपी के स्तर पर थे। मगर वो लेख पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पूना पैठ लागू होने के बाद या उसके लगभग 75-80 साल बाद वो मामला सांसदों से ऊपर उठकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नाम लेकर के वो लेख अगर रामनाथ कोविंद जी अपने नाम से लिखते कोई बात नहीं होती, उस लेख में उनके नाम के नीचे माजी राष्ट्रपति लिखा हुआ था। एक राष्ट्रपति अगर ये कहे कि भाई मोदी जी का सपना जो था वो भारत को महान बनाना और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को अगर किसने भारत के सही तरीके से लागू किया होगा वो मोदी जी। जब मोदी प्रधानमंत्री बने 7 साल तक, जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी जज नहीं था। और रामनाथ कोविंद जी ये कह रहे कि मोदी जी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार कर। 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी शेड्यूल कास्ट का जज नहीं था, आदिवासी का कोई जज नहीं था, पिछड़े जातियों के विरोध में इतना ज्यादा मामला खड़ा कर दिया गया था कि जिस बलूतेदार और ओबीसी की आज हम लोग बात कर रहे हैं, जब मंडल कमीशन के मामला चला तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के ही सिद्धांत लॉ कॉलेज में पढ़े हुए जस्टिस पीवी सावंत साहब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और एक कुर्मी जाति का आदमी जब सुप्रीम कोर्ट का जज था उसके सामने मंडल कमीशन की जब बात आई तो उसने वहां वो जो एहसान बाबा साहब का हुआ था कि किसान का बेटा है, कुर्मी जाति का बेटा बाबा साहब की वजह से लॉ ग्रेजुएट हुआ, उसी की वजह से वो पढ़ लिखकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना। और उसके हाथ में जब मंडल कमीशन का मामला आया पूरी ताकत लगाकर मंडल का रिजर्वेशन उसकी रिकमेंडेशन बैकवर्ड क्लासेस के समर्थन में आने के बाद उन्होंने की। और जस्टिस पीवी सावंत साहब कुर्मी थे। जब एक कुर्मी जाति के आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की लड़ाई लड़ी, इसका बदला लड़का ब्राह्मणों ने लिया। 20 साल तक एक भी मराठा जज ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने नहीं दी। उसके बाद एक भी मराठा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने नहीं दिया। अब जहां सुप्रीम कोर्ट में मराठा कोई प्रवेश नहीं है तो ओबीसी और दलितों का नंबर कहां से है? अब ये सारा मोदी जी
इम्पैक्ट था वो उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के बीच में रखा था। ये मामला कई गुना आगे ऊपर जा चुका है। तो गुलामी का कितना स्तर साथियों भारत में पैदा कर दिया गया, इसका अंदाजा आप लगाना। 75 साल में ये चीजें हो रही हैं। तो ये देश और इस देश की जनता आज भी गुलामी में है। इसीलिए ज्योतिराव फुले ये कहते थे कि जल्दी करो और अंग्रेजों के राज का अवसर मानकर अपनी आजादी हासिल करो। वो आजादी ज्योतिराव फुले चाहते थे, वही आजादी शाहू महाराज चाहते थे, वही आजादी बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। वो आजादी आज तक नहीं मिली। वो आजादी किसकी थी? शूद्रों और अपनी शूद्रों की आजादी की बात वो कहते थे कि भाई इनको आजादी की जरूरत है। आज भी किसी पढ़े लिखे आदमी को आप पूछेंगे कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मतलब क्या हुआ, क्या मिला, तो एक जवाब तोते जैसा रहता हुआ हम लोगों का याद होगा। वो क्या कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, इसी बात को हम आजादी मानते हैं। हमारे आजादी का पैमाना क्या है? अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, इसी बात को हम आजादी मानते हैं। इसके अलावा हमारे पास आजादी का कोई मामला नहीं। इस देश के लोगों को जो अधिकार मिले या जो तरक्की हमारी हुई है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि हमारी तरक्की, हमारे अधिकार आजादी मिलने से नहीं, इस देश में संविधान लागू होने के बाद हुआ। ये देश आजाद होता, उस आजाद देश में एससी एसटी बीसी के जाति के लोगों को अधिकार नहीं होते तो क्या होता? संविधान में हमारे अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती तो क्या होता? मध्य प्रदेश में कालेकर कमीशन के लोग विटनेस लेने के लिए गए कि हमारे बारे में कितनी सोच थी। मध्य प्रदेश में कालेकर कमीशन के लोग पिछड़ी जातियों को, ओबीसी के जातियों को अधिकार देने की बात चल रही थी कालेकर कमीशन की, तो वो लोग मध्य प्रदेश में विटनेस देने के लिए, लोगों का मेमोरेंडम लेने के लिए गए, दौरे पर गए। एक गणपत सिंह तेली नाम का, तेली जाति का आदमी कमीशन के चेयरमैन को मिला और उनको कहा कि भाई हमें केवल शिक्षा और नौकरियों तक मामला नहीं है, हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको वोट कैसे डाला जाए उसकी जानकारी नहीं है, तो कुछ समय तक हमें सेपरेट चुनाव क्षेत्रों के लिए भी अधिकार होने चाहिए, हमारे लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये मांग उन्होंने उस समय कही। 53-54 की बात है, 55 के पहले की बात। तो एक तेली जाति का आदमी ये कहता है कि हमारे लोगों को वोट देने का समझ नहीं है। गांव के ऊंचे जाति के लोगों के दबाव में आ जाते हैं, वो उनका ठाकुर जो है, जमींदार जो है, उनके वोट ले लेता है। इस वजह से हमारा आदमी अगर चुनाव में खड़ा भी है तो भी वो अपने आदमी को वोट नहीं डालता। उस स्थिति तक हम लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाए, ऐसी मांग उसने। अब कमीशन जाकर लोगों को अधिकार देने के लिए बना था। कमीशन के चेयरमैन ने क्या कहा? अगर आपको वोट देने का तरीका नहीं आता, इसका मतलब आपको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, तो आपका वोट देने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए। कमीशन बना बैकवर्ड लोगों को अधिकार देने के लिए, तो कमीशन का चेयरमैन क्या कहता कि आपको अगर वोट डालने की समझ नहीं है तो यह अधिकार आपका काम नहीं है, वो छीन लेना चाहिए। ये हालत कमीशन के लोगों की थी। आजकल साथियों एक शब्द आप बहुत बार सुन रहे होंगे, रेवड़ी 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 कल्चर, रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी कल्चर। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट बड़े लंबे से इस बात को कह रहे कि रेवड़िया रेवड़िया। ये रेवड़ी शब्द भारत के राजनीति में आया था, इसका संबंध भी ओबीसी के लोगों से। जब कालेकर कमीशन के रिकमेंडेशन लेकर कालेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास गए थे, जब सारा चोपड़ा पड़ा कि क्लास 3 क्लास 4 में 70% दिया जाए, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाए, 61 में सेंसस होगी तो उसमें कास्ट में सेंसस किया जाए, ये मामला था। 51 में भी जाति आधारित गिनती की गई थी। ऐसा नहीं था कि 31 में ही जाति आधारित गिनती की गई थी, 51 तक जाति आधारित गिनती की गई थी। उसके आंकड़े कालेकर को दिए गए थे। कालेकर ये कहता है कि 61 की जब जनगणना होगी वो जाति के आधार पर करो। जब ये रिकमेंडेशन उसने राजेंद्र प्रसाद के सामने रखे कि भाई पिछड़ी जाति के लोगों को ये अधिकार देने की जरूरत है, तो राजेंद्र प्रसाद उस समय ये बात कहता है कि आजादी की लड़ाई हम रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़े थे। इस देश के 52% ओबीसी के लोगों को अधिकार देने की जब बारी आती है तो राजेंद्र प्रसाद जो देश का पहला राष्ट्रपति क्या कहता
कि आजादी की ये लड़ाई हम लोग रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़े थे। तो फिर सवाल होता है कि आजादी की लड़ाई किसने लड़ी गई थी? किसानों ने योगदान दिया, पिछड़ी जाति के लोगों ने योगदान दिया, अति पिछड़ी जातियां एमबीसी की जातियों के लोगों ने योगदान दिया, तो उनको क्या मिला आजादी के नाम पर? सवाल तो बनता। जब आपको अधिकार देने की बारी आती है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे आपके बच्चों के एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, पूरा मामला खड़ा कर दिया जाता है कि रेवड़िया बांटी जा रही है, रेवड़िया बांटी जा रही है। क्या है, कौन है वो प्रचार करने वाले लोग? और अपने ही देश के लोगों के विरोध में ये क्यों कहे? इसका कभी हम लोग चर्चा के लिए कोई बात उठाते भी, क्या है मामला? ये सब 75 साल हो गए, रेडियो का मामला आता था। इस देश में आजादी के आंदोलन के समय में आश्वासन दिया गया था पिछड़ी जाति के लोगों को, किसानों को, जो दबी कुचली जातियां थी, उनको यह कहा गया था कि आजादी मिलने के बाद आपके साथ न्याय होगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और एक भारत को महान राष्ट्र बनाया जाएगा। और वो महान राष्ट्र यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, जो गरीब तबका है, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनको लेकर बनाया जाए। क्या हुआ 75 साल में? कितना भारत महान बना? क्या उसकी कोई चर्चा हुई? उसकी कोई समीक्षा हुई? कोई ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं साथियों, हम अपनी समीक्षा कर ले कि भाई पिछले 75 सालों में हम लोग कहा पिछड़ी जातियों को, ओबीसी के लोगों को जनगणना की जरूरत क्यों है? जनगणना जाति आधारित क्यों होनी चाहिए? इसका एक छोटा सा उदाहरण साथियों आपको मैं देता हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज थी, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया पिछड़ी जातियों का कैटेगराइजेशन के लिए। तो साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है ओबीसी की जातियों की, उन जातियों की लिस्ट में लगभग 2600 के करीब जातियां, 2633 के करीब जातियां। अब ये जातियां भी बड़े अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शेड्यूल में। 1935 में अंग्रेजों ने जब एक्ट बनाया, सेकंड इंडिया एक्ट, और उसमें पहली बार उन्होंने शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई, तो इसी विदर्भ में से कुम्हार जाति जो थी वो एससी की लिस्ट में थी। या कितने विदर्भ के कुम्हार जाति के लोगों को पता? कुम्हार जाति उस समय किसमें थी? शेड्यूल कास्ट की लिस्ट। आज भी आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, धोबी शेड्यूल कास्ट में है। ये जो तेली जाति है हिमाचल में शेड्यूल कास्ट में है। माली जाति जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में शेड्यूल कास्ट में है। आज भी माली जाति के लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में एससी में है। तो उस समय कुम्हार जाति, सितार जाति, लोहार जाति, ये सारे 35 का जो एक्ट था, अलग अलग राज्यों में ये एससी की लिस्ट में शामिल थे। महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी की लिस्ट के लिए आंदोलन कर रहे। कर्नाटका में मराठा शेड्यूल ट्राइब में है। कर्नाटका की लिस्ट में मराठा शेड्यूल ट्राइब में है। यहां ओबीसी का मामला नहीं बनता। तो जो कमीशन बना था, रोहिणी कमीशन, उसने ऑल इंडिया की पिछड़ी जातियों का सर्वे किया। हमें जाति आधारित गिनती की जरूरत क्यों है, इसका एक मामला आपको मैं समझा रहा हूं। तो रोहिणी कमीशन ने पिछले 5 सालों में, जब वो कमीशन बना 2017-18 या उससे पहले वाली बात हो, 2 अक्टूबर को घोषित किया गया था, तो उन्होंने पिछले 5 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों का और आईआईटी, आईआईएम या एम्स में जो एडमिशन हुए उसका आंकड़ा उन्होंने निकाला। 1,30,000 जॉब्स और अपॉइंटमेंट का उन्होंने रिसर्च किया पिछले 5 सालों का। मैं आपको 70 साल पहले वाला आंकड़ा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत पुराने मामले होंगे, फिर आप कहोगे कि उसका कोई इतनी जरूरत नहीं है। 5 साल पहले वाली बात है। तो वो जस्टिस रोहिणी कमीशन ने 1,30,000 जॉब्स और अपॉइंटमेंट का आंकड़ा किया, उसका रिसर्च निकाला और उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा कि 2600 जो जातियां ओबीसी की लिस्ट में है, उसमें से 983 जातियां ऐसी है जिनको 1,30,000 जॉब में से एक भी नौकरी
5 साल में 983 जातियां जिनको एक भी एडमिशन या एक भी नौकरी 5 साल में नहीं हुई। उसके बाद लगभग 994 जातियां ऐसी है जिनको 1,30,000 में से केवल 2.6% नौकरियां या एडमिशंस मिले। यानी मोटा मोटी आप पकड़ कर चल लो तो लगभग 1,900 जातियां ऐसी है जिनको 1,30,000 नौकरियों में से 2.5% भी उनका हिस्सा नहीं मिला। ये आज की बात है, 5 साल पहले की बात है, तो 70 साल पहले कहां हो गया वाले। तो जातीय आधारित गिनती की क्यों जरूरत है? क्योंकि 75 साल में हम लोगों ने कितनी तरक्की की है, हमारा क्या विकास हुआ है, इसका हमारे पास आंकड़ा आएगा कहां से? कहां से पता चलेगा कि हम लोग हैं कितने? साइमन कमीशन जब चला साथियों, तो शिवदयाल सिंह चौरासिया अपना चोपड़ा लेके साइमन को मिलने के लिए गए और साइमन को कहा कि हम पिछड़े जाति के लोग हैं, आपको हमारी तरफ से निबंधन लेकर आए हैं। तो साइमन ने उनको पूछा कि भाई आप कितने जाति के लोगों का रिप्रेजेंटेशन लेकर आए हो? तो शिवदयाल सिंह चौरासिया ने कहा कि सर, हम पिछड़े जाति के जो लोग हैं ये 100 में 50% से ज्यादा होते हैं और मैं 50% से ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन लेकर आपके पास आया हूं। जब शिवदयाल सिंह चौरासिया ने ये बात कही कि हम पिछड़े हैं और 100 में 50 से ज्यादा है मगर फिर भी पिछड़े हैं, तो साइमन ने जो मेमोरेंडम उनको दिया था शिवदयाल सिंह चौरासिया ने अपने सर पर मारा, माथा पीटा और चौरासिया जी को ये कहा कि अगर तुम 100 में 50 से ज्यादा हो, फिर भी पिछड़े हो, फिर भी गुलाम हो, अंग्रेज को छोड़ो, भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ये हालत हमारी है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि 50% से ज्यादा है और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि फिर भी हम गुलाम हैं। एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती। कि अगर आप 50% से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है कि देश की हर दूसरी आबादी पिछड़े वर्ग से आती है, हर दूसरा आबादी। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके ग्राम पंचायत में बैठा हुआ ग्राम सेवक, जो भी नौकरी आएगी, जो भी अपॉइंटमेंट आएगा, हर दूसरा आदमी उसमें पिछड़े जाति का होना चाहिए। और भावा ने मान बोले तो भावा को दोको पड़ा जाता है हमारी मान से इतर काय काय काढून घेतलं, काहीतरी खबर लागली। 75 सालों में एक जरूरत भी नहीं पड़ी हमको कि भाई हम कितने हैं, क्या है, हमारा कितना अधिकार होना चाहिए। 52% ओबीसी है, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2006-7 में रिजर्वेशन लागू हो गया। लगभग 2,500 से ज्यादा प्रोफेसर है। 27% भी रिजर्वेशन अगर मान लो तो कम से कम 2,500 का 2600 का 5% भी निकालो, आधा निकालो तो 1,300 होगा, उससे नीचे निकालो तो 650 700 होगा। 700 से ज्यादा प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। 46 यूनिवर्सिटीज है और प्रोफेसर आते हैं हमारे 40-41, यानी एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हमारा नहीं। यही आंकड़ा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। ओबीसी को एक आईएएस देखने के लिए 44 साल लगे। आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद एक आईएएस देखने के लिए 44 साल इंतजार करना पड़ा। 1944 में मंडल कमीशन का जजमेंट आने के बाद में साउथ इंडिया से राजशेखर चेरी नाम का आदमी पहला ओबीसी का आईएएस बना। 44 साल लगे एक आईएएस देखने को। तो ये जो बात कहते हैं कि भाई ओबीसी 52% है, देश की बड़ी आबादी है, उसके कितने उसके अधिकारों के साथ धोखा हुआ है, ये हमको जानने की जरूरत। अति पिछड़ी जातियों के अधिकारों के साथ क्या मामला बना हुआ? संविधान में ये बात उसी समय कही गई थी कि जब इस देश का संविधान लागू होगा तभी उनको अधिकार दिए जाए। हर राज्य में ये धोखा कर दिया गया। पिछड़ी जातियों का अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए इस्तेमाल कर दिया गया और आजादी मिली तो उनको छोड़ दिया।
किसानों के साथ यही हुआ, पिछड़ी जातियों के साथ यही हुआ। एमबीसी की जातियों के हालत तो इतने बुरे हैं, बलूतेदारी करने वाली जातियों के हालत तो इतने बुरे हैं कि उनके पास ना जमीन है ना उनके पास अपना कोई वजूद। आज 75 साल हो गए, उनके हालात ये बने पड़े हुए हैं। उन जातियों के अधिकारों की बात होनी चाहिए थी मगर नहीं, उनके विकास के लिए बजट होना चाहिए था, नहीं बनाया गया। और इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि उनको और ज्यादा गुलाम रखने के लिए जो भी कुछ उनके पास में था वो निकालने का काम वो करते रहे। हमें कहानियों में बताया गया कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। चातुर्मास में यही कहानियां चलती रहती। एक आठ-पाट नगर होता, कोलंबस वही ढूंढने के लिए भारत की तरफ आया था कि आठ-पाट नगर कहाँ है, उसको ढूंढा जाए। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस गांव के मराठा, पाटिल, नाई, तेली, धोबी ये अंबानी अदानी के दादा परदादा थे। गरीब कौन था गांव में? केवल ब्राह्मण। साथियों, कहानियां हमेशा काल्पनिक होती है, कहानियां कभी भी वास्तविकता में नहीं होती। कहानियों का एक वजूद क्या होता है, वो हमेशा कल्पनाओं के आधार पर खड़ी होती है। कल्पना में उन्होंने बताया ब्राह्मण गरीब था, वास्तव में गरीब कौन है? एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको सब कुछ। के वेणुगोपाल का सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट आप पढ़ लीजिए। अब ईडीडब्ल्यूएस के आरक्षण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब बारीकी से आप पढ़ते रहिए, सुप्रीम कोर्ट के उनके आर्गुमेंट पढ़ते रहिए। के वेणुगोपाल क्या कहता है? भारत सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर वो ये कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के पास ढेरों अधिकार है, वो दब गए हैं उनके अधिकारों के नीचे। जैसा सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि एससी एसटी बीसी के पास इतने अधिकार है कि वो अधिकारों के बोझ से दब गए बेचारे। हजारों अंबानी, हजारों अदानी उन्होंने पैदा कर दिए। इतने पैदा कर दिए कि जब मोदी जी ने आर्टिकल 370 रद्द कर दिया तो हमारे पिछड़े जाति के लोगों ने धड़ाधड़ फेसबुक पर पोस्ट लिख दिया कि अभी कश्मीर में प्लॉट लेंगे। इतने हमारी औकात खड़ी हो गई कि हम कश्मीर में प्लॉट लेने के लिए तैयार हैं। इसकी एक साथ गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डालने की औकात मोदी जी ने नहीं रखी, 1 किलो टमाटर खरीदने की औकात जिसकी नहीं बची, वो फेसबुक पर कश्मीर में प्लॉट लेने की पोस्ट डालता। दब गए बेचारे बोझ के नीचे, इतना उनको मिला हुआ। और गरीब किसको माना गया है कि जो साल का 8 लाख कमाता है, यानी महीने का 66,000, यानी दिन का लगभग 2,000 रुपए जो कमाता है वो गरीब है। और आपको जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके पास अगर ज्यादा आ गया तो आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता। 5 एकड़ जमीन वाला गरीब माना जाए, 1,000 स्क्वायर फीट का जिसका घर है वो गरीब माना जाएगा। और एससी एसटी बीसी है, बड़े बड़े उनकी जमीनें हैं, हजारों एकड़ जमीन उनके पास ऐसी पड़ी हुई कि देखने के लिए कोई नहीं है। भारत सरकार का एग्रीकल्चर सेंसस ये कहता है कि 86% जो हमारे देश के किसान है वो 1 हेक्टर से भी नीचे आ गए। 1 हेक्टर से भी नीचे का उनका जमीन आ गया, यानी 2-2.5 एकड़ से नीचे आ गया। 86% किसानों की हालत में। आता बोलो तेजा जातीकडे कोणत्या जमीन है? अब किसान ही 1 हेक्टर से नीचे आ गया तो बलूतों के जो जाति है उनके पास कहां से होगा? भारत सरकार का फाइनेंशियल सर्वे है, वो सर्वे ये कहता है, 2015-16 का सर्वे ये कहता है कि भारत के किसान परिवार की सालाना आय 20,000 रुपए। किसान परिवार की सालाना आय कितनी है? 20,000, यानी महीने का 1,700 रुपए। दिन का निकालो तो 55 रुपए, और ज्यादा करो 56 रुपए, जिसका मोदी का सीना है। तो दिन में 56 रुपए कमाने की भी उसकी औकात नहीं है, परिवार का इनकम। और ये मैं नहीं कहता, भारत सरकार के फाइनेंशियल सर्वे पे आंकड़े आप उठा कर देख, जहां देश का जो किसान है, जो जमीन का मालिक है, उसकी एक दिन की परिवार की कीमत अगर 55-56 रुपए तक आ गई तो गांव में उस किसान के ऊपर निर्भर रहने वाला, जो बलूतेदारी करने वाला जो आदमी है, माली है, तेली है, नाई है, धोबी है, कुम्हार है, उसकी क्या औकात बची होगी? उसके पास क्या बचा होगा? तो ये सारे आंकड़े ये कहते हैं कि आज भी उसकी हालत जो है
ये इस लायक है कि वो खड़ा होकर बोलने लायक नहीं है। आप सर्वे उठाकर देख लीजिए कि ये जो महाराष्ट्र में जो बलुतेदार जाति है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उठाकर देख लीजिए। कोई ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं साथियों। जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान 2 सालों में उन जातियों के क्या हाल हुए? उनकी दुकानदारी बंद हो गई, जो छोटे मोटे दुकानदार को चलाते थे वो बंद हो गया। उसकी क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई? आज भी वो उससे बाहर निकलने लायक नहीं है। जो दुकानें थी किराया देने लायक नहीं थी, दुकानें छोड़नी पड़ी, सड़क पर आ। और ओबीसी के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि उनके साथ क्या हो। तो फिर भी वो कह रहे कि नहीं हम बड़े आगे हो गए, 75 साल हो गया आजादी के, 75 साल हो गया आजादी। एक भी आपकी मौलिक समस्या का समाधान नहीं है। 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हुए, मामला वही के वही। मजदूरों के विरोध में साजिशें की गई, मजदूर सड़क पर है। आज मजदूरों के विरोध में भी यही चीजें हो रही। ओबीसी की 80 साल हो गए गिनती करने के लिए राजी नहीं। अब जो गिनती करने के लिए राजी नहीं, बजट कहां से आएगा? आपके एजुकेशन में बजट कहां से आएगा? आपकी नौकरियों के लिए, वेलफेयर के लिए बजट कहां से आएगा? आपका एजुकेशन का बजट दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो खबर ही नहीं। अब गिनती होगी तो पता चलेगा कि हमारी नौकरियां कितनी है, जमीनें कितनी है, हम लोग हैं कहां, 75 साल पहले कहां थे और आज कहां। इसलिए साथियों ये इतना सारा मुद्दा गंभीर कर दिया गया कि पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां ये संख्या में इतनी ज्यादा है, 46% से लेके ज्यादा एमबीसी की जातियां आती है। अगर उसको ओबीसी की किसानी करने वाली जातियों के साथ जोड़ दो कि 52 से 54% तक आंकड़ा जाता है। इन जातियों को लगातार साजिश करके अधिकार देने से मना करते हैं और इन्हीं अधिकारों की चर्चा इनके पास ना हो, क्योंकि जानकारी सवाल पैदा करेगी। हम ये कहते हैं कि चलो हमको नहीं गिनना, कोई बात नहीं, 52% ओबीसी को गिनना आपको मुश्किल लगता होगा, कोई बात नहीं। अगर आप मालिक का घर ढूंढने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, चोर का घर ढूंढ लो, चोर के घर की तलाशी ले लो। चोर के घर में जो मिलेगा वो सारा समाज का ही होगा। कहां गई हमारी नौकरियां, कहां गए हमारे अधिकार, निकालो तो सही। उदय ललित चीफ जस्टिस बने, उन्होंने जो स्पीच किया एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। वो बड़े गर्व के साथ वो कहते हैं कि पिछले 100 साल से मेरा परिवार लॉ प्रोफेशन में है। 100 साल से मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके अभी मैं उस पीढ़ी तक हूं। मेरा बेटा और मेरा जो ग्रैंडसन है ये भी इसी प्रोफेशन में है। वो 5-5, 6-6 जनरेशन से इसमें है। और हमारी परिस्थिति कैसे? हमें आईएएस देखने के लिए 44 साल इंतजार करना पड़ता। एक हाथ दूसरा कोई हमारा तहसीलदार होता है, पीएसआई होता है, तो पूरे गांव में, पूरे शहर में हम लोग बैनर लगाकर उसका ये कर लेते कि भाई देखो एक हमारा हो। जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि हमारे ग्रेजुएट कितने, पोस्ट ग्रेजुएट कितने, और जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसमें से नौकरियां कितने के पास है, व्यवसाय कितने के पास है। मंडल ने कार्यक्रम में यही बात उठाई थी कि सबको नौकरियां नहीं मिलेगी, जमीनें डिस्ट्रीब्यूट करो, इंडस्ट्री का बंटवारा करो, और जहां प्रतिष्ठा है वो सारे मान सम्मान की जगह पर हमें लेकर जाए। छऊ महाराज लेकर गए, ज्योतिराव फुले लेकर गए, बाबा साहब लेकर गए, वही बात यहां भी होनी चाहिए, नहीं किया। पिछले 75 सालों में केवल वोटर के रूप में इन जातियों का इस्तेमाल होता था। आज भी उनके लिए हम लोगों को वो उस तरीके से तैयार करना चाहते हैं कि एक वोटर के अलावा इनका कोई मूल्य ना रहे। अगर जनगणना नहीं होती है तो जानकारी नहीं जाएगी, और जानकारी नहीं जाएगी तो ये समाज जो हजारों सालों से सोया हुआ है उसको और कोई मामला नहीं ये बता दे। तुम्हारे साहब ने कहा कि ओबीसी सोया हुआ शेर तो जागेगा तो करेगा क्या? यहां से उठेगा दूसरी जगह जाकर सोएगा। यहां धूप ज्यादा आ गई, मुंह पर रोशनी आ गई, थोड़ी सी छांव देखेगा, वहां जाकर सोएगा। यहां से जागृत हो गया, एक पार्टी में अपमान हो गया, दूसरे पार्टी में जाएगा।
पैदा नहीं होती। गरीबी ही क्रांति पैदा होती है, गरीबी से क्रांति पैदा नहीं होती। अगर गरीबी क्रांति पैदा करती तो ये देश हजारों सालों से गरीब था, भूखा कंगाल था, बहुत पहले क्रांति हो चुकी हो। क्रांति गरीबी से पैदा नहीं होती, क्रांति गरीबी के एहसास से पैदा होती है। क्रांति गरीबी से पैदा नहीं होती, क्रांति उस गरीबी के एहसास से पैदा होती है। ये एहसास उस गरीबों में पैदा ना हो, इसके लिए उसको धर्म चिपका दिया जाता है। ये क्रांति एहसास से पैदा होगी, विद्रोह उस एहसास से पैदा होगा। वो एहसास उसके अंदर पैदा ना हो, इसके लिए व्यवस्था क्या करती है, बड़ी चालाकी के साथ उसे धर्म जोड़ देती है। वो गरीब जो क्रांति एहसास से पैदा कर सकता है, उसे धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। जब उसे धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, वो अपनी भौतिक समस्या छोड़ देता है और स्वर्ग में जाने का रास्ता ढूंढता है। हमारे गरीबों को चिंता किस बात की है, स्वर्ग में टिकट कंफर्म करने की। कि हिंदू राष्ट्र स्वर्ग में टिकट देने की रास्ता है, कि हिंदू राष्ट्र का भ्रम पैदा किया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को यह लगता है कि ये हमारा राष्ट्र है। क्या ये एससी एसटी ओबीसी का राष्ट्र है? एससी एसटी ओबीसी के एमएलए एमपी का इस्तेमाल करके आज व्यवस्था बनाई जा रही है। 10% इकोनॉमिक आरक्षण रखा गया। 326 सांसद लोकसभा में थे, 323 सांसदों ने उसके समर्थन में बिल रखा, उसके समर्थन में वोटिंग किया। 326 में से 323 लोगों ने उसके समर्थन में बात की। और जब सुप्रीम कोर्ट में हो या संसद में हो, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने की बारी आती हो, या एससी एसटी ओबीसी के विरोध में हुए षड्यंत्रों की या उनके ऊपर हुए अत्याचार की बात करने की बारी आई हो, यही हमारे एससी एसटी ओबीसी के सांसद कहाँ गायब होते पता नहीं चलता। तो क्या आज हमारे पास नेता नहीं है? क्या आज हमारे पास अधिकारी नहीं है? क्या आज हमारे पास बुद्धिजीवी नहीं है? ये समस्या तो है, हजारों तरह की समस्या है। किस हद तक साथियों समस्या को नीचे लाया गया, उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ गया था, 27 अगस्त की बात है। हम लोग कार्यक्रम के स्थल पर जा रहे थे तो वहां लगे हुए बड़े बड़े बोर्ड बैनर हमने देखे। वहां छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई बैनर लगाए गए थे। 2 बैनर मुझे अभी भी ध्यान से नहीं जा रहे। बैनर क्या लगाए थे कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है 2 रुपए किलो से गोबर खरीदेगी और 4 रुपए लीटर से पेशाब, गाय का जो पेशाब है वो परचेस करेगी, खरीदेगी। मैं वो बोर्ड देखकर परेशान हो गया कि सरकारें क्या कर रही है। गोबर और गोमूत्र खरीद रही है और वो भी 2 रुपए 4 रुपए लीटर से। उसी समय मैंने मोबाइल निकाला और छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर जाकर बीपीएल के रेशनिंग कार्ड में जो चावल दिया जाता है उसका रेट ढूंढा। महाराष्ट्र में भी वही रेट है, वहां भी होगा। 1 रुपए किलो से वहां बीपीएल और एपीएल के लोगों को सरकार चावल देती है। मैं परेशान हो गया कि बिलो पावर्टी लाइन के रेशनिंग कार्ड में 1 रुपए किलो से चावल दिया जा रहा है और 2 रुपए किलो से गोबर खरीदा जा रहा है। मेरे मन में सवाल खड़ा हो गया कि गोबर उठकर चावल के बराबरी में आ गया या चावल गिरकर गोबर के बराबरी में आ गया। ये सवाल आपके लिए कि पिछले 75 सालों में किसने तरक्की की? वो गोबर उठकर चावल के बराबरी में आ गया या चावल गिरकर गोबर के बराबरी में आ गया? जानवर खाएगा तो गोबर होगा, तो जानवर से नीचे गोबर आ गया, गोबर से नीचे चावल आ गया, चावल से नीचे उसे खाने वाला आ गया, तो उसकी औकात क्या है? जानवर के बराबर होता तो माना जाता, जानवर समझते। 8 चीते लाने के लिए करोड़ों का खर्चा कर दिया, मगर 200 करोड़ ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए सरकार ने उस समय नहीं लगाए। 512 से ज्यादा मौतें केवल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से जरूरत चीतों की थी या उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर की थी। चावल 1 रुपए किलो है, गोबर 2 रुपए किलो है, तो गोबर से नीचे लाकर रख दिया, तो हमारी औकात उनके नजर में क्या? तो क्या ये बात वहां संसद में बैठे हुए, विधानसभा में बैठे हुए हमारे एमएलए एमपी को समझ में नहीं आता?
वहां आपके अधिकारों को लेकर कितनी बहस होती है, हमारे बुद्धिजीवी मुद्दों को लेकर कितनी चर्चाएं करते हैं। ये ज्यादा गंभीर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर समाज के अंदर जागरण मंथन होना चाहिए। वो नहीं किया जा रहा, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस बात की हो रही है कि भारत को महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना। तो गोबर से नीचे वाला चावल खाकर कौन सा विश्व गुरु बनने वाला है? तो ये हिंदू राष्ट्र में SC ST BC के लोगों की औकात गोबर से नीचे चावल खाने वाले लोगों की बना के रख दी गई। तो ये भ्रम है, ये अफवाहें लोगों के अंदर फैलाई जा रही है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर साथियों केवल उच्च वर्णियों का 15% का राज कायम किया जा रहा है। और ये बात इस देश की पिछड़ी जातियां, MBC की जातियों को पता ना चले कि उनके कितने अधिकार छीने गए, कितना उनको लाचार बनाया गया है। इस बात की चर्चा ना आपको संविधान समझ में आए, ना आपको 340 समझ में आए, ना आपको बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, साहू महाराज ने दिया हुआ अधिकार समझ में आए। उसके लिए क्या करना होगा? उसको किसी ना किसी दूसरे काम में लगाना होगा। लगा हमारे लोग अभी भी उसी झांसे में, उनके विरोध में प्रतिक्रांति हो रही है, उसको खबर ही नहीं। वो मुसलमानों के विरोध नहीं सोचता है, वो आरक्षण के विरोध में सोचता है, आरक्षण लेने वाले लोग आरक्षण के विरोध में सोचते हैं। अभी ग्वालियर में था साथियों, वहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना। तो वहां जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बना हुआ था, तो वहां के डॉक्टर्स लोगों ने, अपने मूवमेंट से जुड़े हुए डॉक्टर लोगों ने कहा कि जितने भी रिजर्वेशन से डॉक्टर पास आउट हुए उनका एक सम्मेलन कर लेते और सारे जो रिजर्वेशन से जो डॉक्टर वहां पास आउट हुए उनकी गैदरिंग करते। तो वहां के बैकवर्ड डॉक्टरों ने विरोध किया कि नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो ग्वालियर से बाहर करें। बोले क्यों? अगर ग्वालियर में हमने ये सम्मेलन कर लिया और हमारी प्रैक्टिस जिस एरिया में होती है वहां के पेशेंट लोगों को पता चल गया कि पिछड़ी जाति का है, क्या हो प्रैक्टिस करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की है। ये हालत ईंटें लाने वाले लोगों की, हमारे लोगों को वहां लगा दिया, दल कमीशन के विरोध में खड़ा कर दिया। आज तक वो लड़ाई शुरू है। इसलिए साथियों सवाल हमारे सामने ये है कि जिन लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया, आजादी के बाद में भी उनको गुलाम बना के रखा, चाहे पूना पैक्ट के माध्यम से हो, नई राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हो। ज्योतिराव फुले जी ने उस समय LPG कहा था, शेठजी, बड़जी लाल जी, लाला पंडित जनकुंडा, वही LPG आज आपके सामने है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वो समस्या आज भी है, उसके विरोध में लड़ने के लिए साथियों आंदोलन की जरूरत है। ज्योतिराव फुले ये मानते थे कि अंग्रेज इस देश में पिछड़े लोगों को जगाने का काम कर सकते, मगर ज्योतिराव फुले इस बात को भी मानते थे कि अंग्रेज को हमारा भला करने के लिए भारत में नहीं आया, वो अवसर है। तो ज्योतिराव फुले ने ये जिम्मेदारी उस समाज के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर लगाई और उसके लिए ज्योतिराव फुले ने वकालत की कि हमारे लोग शासन प्रशासन में लोग, इसलिए नहीं लोग कि वहां केवल ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है या ब्राह्मणों को हटाकर हमें वहां पर जाना, इसके लिए नहीं। अब हो गया, ब्राह्मणों को हटाकर हमारे लोग वहां बनेंगे और ब्राह्मणों से बड़े ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण अगर आधा घंटा पूजा करे तो हमारा आदमी 1 घंटा पूजा करे। वो इतना तिला लगाएगा तो पूरा तिला लगा दे, वो 1 घंटा बांधे तो हमारे लोगों के हाथों में 10-15 घंटे होते। ज्योतिराव फुलेच्या सत्यशोधक आंदोलनामध्ये एक शब्द वापरला होता, भटाळले। तसं जो तवा असतो तो चुलीवर ठेवल्यानंतर धूर लागून लागून कोळशासारखा काळा होतो, तो कोळसा नसतो पण तो कोळसाळलेला असतो। तसं भटाच्या शेजारी राहून आमचे लोक भटाळलेले, ब्राह्मण बनने की कोशिश करते थे। ज्योतिराव फुले इसलिए तो उनको लाना नहीं चाहते थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि ये लोग अपने समाज के अंदर जगाने की बात की। यह एक बहुत अच्छी बात कही गई कि OBC में 380 जातियां हैं, हमें अभी पहला काम क्या होना चाहिए, ये 380 जातियों को जगाकर जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। दुश्मन तोड़ने के काम में माहिर है, ज्योतिराव फुले ने जोड़ने का काम दिया। हमें क्या करना होगा, जो तोड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ना होगा। तो सत्यशोधक आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ये बात शुरू की थी
उसके माध्यम से उन्होंने समाज के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। तो हमें दुश्मनों की तो जानकारी है, मगर अपने दोस्तों की जानकारी नहीं कि हमारे दोस्त कौन है। तो पिछड़ी जातियों के अंदर जाना होगा, उन जातियों के अंदर जाकर संगठन बनाने के लिए पहल करनी होगी। इस कार्यक्रम में हमने ये कोशिश की कि बलूते की जातियों को इसमें लाने की कोशिश की, कार्यकर्ता संपर्क किए, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने संपर्क किया। अब ये कार्यक्रम पूरे साल भर चलता रहेगा और ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी की जितनी भी जातियां हैं उन सारे 6000 जातियों के अंदर उसके पास जगाने के लिए पहल करने का काम हमको करना है। ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि वो हमारे पास नहीं आए, हम उनके पास जाए और हम उनको ये बात कहे कि भाई ये काम हमको मिलकर करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे लोग जल्दी तैयार होने वाले नहीं है। 70 सालों में हमारे लोगों ने लेना जाना है, देना नहीं जाना। एक बार एक आदमी तालाब में डूब रहा था, तो उसको बचाने के लिए एक आदमी जाता और जोर जोर से उसको कहता है, भाई साहब अपना हाथ दे दो, अपना हाथ दे दो। बार बार वो कहता है अपना हाथ दे दो, अपना हाथ दे दो, मगर सामने वाला हाथ दे नहीं रहा था। ये दोनों का नजारा तीसरा एक आदमी देख रहा था, उसी गांव का था, बचाने वाला बाहर गांव वाला था। उसको लगा कि भाई उसको बचाना चाहिए, तो बार बार कहता है कि भाई साहब अपना हाथ दे दो, अपना हाथ दे दो, मगर वो दे नहीं रहा था। उसी गांव का लोकल आदमी उसके कान में जाकर कहता है, तुम जानते हो किसको बचा रहे हो? ये हमारे गांव का पढ़ा लिखा आदमी है, ये हमारे गांव का डॉक्टर है, ये हमारे गांव का इंजीनियर है, ये हमारे गांव का प्रोफेसर है, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा लिखा आदमी है। इसने जिंदगी भर दिया है, दिया कुछ नहीं है। उसको ये मत कहो कि भाई साहब अपना हाथ मुझे दे दो, उसको ये कहो कि भाई साहब मेरा हाथ ले लो। उसको ये मत कहो कि भाई साहब अपना हाथ मुझे दे दो, उसको क्या कहो, भाई साहब मेरा हाथ ले लो। उसको लगता है ये भी तरीका ठीक है, वो उसको कहता भाई साहब मेरा हाथ ले लो। जैसे ही वो कहता भाई साहब मेरा हाथ ले लो, डूबने वाला कहता जान बच गई, देना नहीं लेना। हमारे लोग डूबने की स्थिति में है, फिर भी वो देना नहीं चाहते, लेना चाहते। तो हमको ये कहना होगा मेरा साथ ले लो। दुनिया में कोई किसी का साथ देता नहीं, साथ लेना पड़ता है। साथ लेने का तरीका है, साथ लेने का तरीका क्या है? लोगों के साथ मत चलो, लोगों को छोड़कर मत चलो। हमारे लोग एक तो लोगों के साथ चलते या तो लोगों को छोड़कर चलते। लोगों के साथ चलोगे भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, और अगर आप खुद ही भीड़ का हिस्सा बने, उनमें कभी परिवर्तन करने लायक नहीं बनो। लोगों को छोड़कर चले, अरे वो तैयार नहीं है, उसको छोड़कर चलोगे अकेले पड़ जाओगे। फिर क्या करो? लोगों को मकसद के साथ जोड़ो और उसको मकसद के लिए तैयार करके कारवां आगे बढ़ाओ। यही एक तरीका जो ज्योतिराव फुले ने अपनाया था। मारने वाले को उन्होंने पढ़ा लिखा कर संस्कृत का पंडित बनाया, एक मकसद के साथ जोड़ा। वो मकसद हमको समाज में स्थापित करना होगा। अगर वो करते हो, अरे जो लोग ज्योतिराव फुले को मारने के लिए आए थे, ज्योतिराव फुले ने उनको महापंडित बनाया, क्या वो लोग सुनेंगे नहीं? क्या हमारे साथ नहीं आएंगे? ईमानदारी की पहल करने की जरूरत है। इसलिए कारवां साथियों हमने बनाया कि जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो जातियां है, उनमें हम सामने से पहल करेंगे। पहल जगाने के लिए करेंगे, पहल जोड़ने के लिए करेंगे। और ना केवल जगाना है, ना केवल जोड़ना है, उन जातियों के अंदर स्वाभिमानी स्वावलंबी नेतृत्व भी पैदा करना है। 6000 जातियों के अंदर नेतृत्व पैदा करना होगा। जितना ज्यादा नेतृत्व पैदा होगा, उतना ज्यादा आंदोलन आगे बढ़ेगा। हमारे समाज में नेतृत्व पैदा करने की योग्यता करने वाले लोगों को निर्माण करने की जिम्मेदारी आंदोलन की है, ये करना होगा। इसीलिए साथियों ये कार्यक्रम हमने बनाया। देश भर में इसकी प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। 6 लाख गांव और 6000 जाति के लोग। अगर आप प्रतिक्रांति को रोकना चाहते हो, यही एक तरीका है। 6 लाख गांव और 6000 जाति के अंदर सामाजिक ध्रुवीकरण का, सत्य शोधक आंदोलन का पुनर्निर्माण करना होगा। इस काम के लिए हमारे महापुरुषों ने हमको आदेश दिया, यही करो। अगर आप यही करते हो तो ही उनके सच्चे मार्ग पर आप चलने का काम कर रहे हैं। ज्योतिराव फुले के बारे में बाबा साहब ने जो बात कही थी, यही थी कि इस देश में किसी को भी अगर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, सरकार किसी भी पक्ष का हो, किसी भी विचारधारा का हो, बाबा साहब अम्बेडकर कहते उसे ज्योतिराव फुले के ही एजेंडे पर काम करना होगा। वो एजेंडा यही था, उनके अंदर आत्मसम्मान का भाव पैदा करो, उनके अंदर नेतृत्व पैदा करो, उनको उस लायक बनाओ। इसलिए साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे
उसके लिए पूरा संगठित प्रयास करेंगे कि इन जातियों के अंदर सामाजिक आंदोलन की पुनर्स्थापना करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा, ओबीसी की जनगणना का मुद्दा, अधिकारों का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, जो भी उनके अधिकारों के मुद्दे हैं, उन अधिकारों के मुद्दों पर हम समाज के अंदर संघर्ष करेंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उस अधिकारों को जब तक हासिल नहीं होता तब तक ये लड़ाई हम समाज के अंदर जारी रखेंगे, क्योंकि किसी भी लड़ाई को तब तक लड़ना पड़ता है जब तक वो कामयाब नहीं हो। हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़ी, उस समय साधन कम थे, कम जागृत लोग थे। आज हमारे पास साधनों की संख्या ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उस बात को ध्यान में रखकर साथियों हम लोग पहल करेंगे। ये कार्यक्रम साथियों इसी दृष्टि से बनाया गया है ताकि समाज के अंदर एक नई चेतना, नया विचार हम पैदा करें और उसके तहत ये आंदोलन शुरू करें। आज ये कार्यक्रम साथियों इसी कड़ी के तहत लगाया गया था। इस कार्यक्रम में आप सभी साथी आए, मैं आप लोगों को यही अनुरोध करना चाहूंगा कि सत्य शोधक समाज का शतकोत्तर स्वर्ण महोत्सव जो हम करेंगे उसमें हर जाति समूह के लोगों के अंदर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेंगे। केवल वामसे भी नहीं, समाज के अंदर के सारे संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हो और वो अपने मंचों के माध्यम से इसका कार्यक्रम करे। उसके लिए लगने वाली सारी तैयारी, प्रचार प्रसार की तैयारी, उसके लिए लगने वाला सारा साधन संसाधन वामसे लगाने के लिए तैयार है और वो कार्यक्रम वो अपने माध्यम से करे, सारे साधन संसाधन वामसे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि विरासत पूरे समाज की विरासत है और समाज को उसको प्रस्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए। ये कोशिश यहाँ पर की गई। आज का ये कार्यक्रम साथ के वामसे के माध्यम से लगाया गया। ओबीसी और बलुतेदार जाति के सारे तमाम लोग संगठन में शामिल हुए, उन्होंने पहल की। प्रचार करते समय कार्यकर्ताओं को अनुभव यह आया कि लोगों ने सामने से इस कार्यक्रम को जानने समझने की कोशिश की। समय अभाव से बहुत सारे लोगों पर हम नहीं पहुंच पाए, तो ये कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलेंगे। अगर गांव में भी कार्यक्रम लगाने की जरूरत पड़ी, हमारे बस्ती में भी कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ेगी, तब भी वो कार्यक्रम होगा और इसी ताकत के साथ उस कार्यक्रम की तैयारी हम करेंगे। ये जंग की तैयारी है, ये प्रबोधन का कार्यक्रम, उद्बोधन का कार्यक्रम नहीं, ये बारूद बिछाने का कार्यक्रम है। बारूद बिछाओ, जब जरूरत पड़ी समय के साथ चिंगारी लग जाएगी। इस देश में आप जो क्रांति करना चाहते हो वो क्रांति होगी, उसका सूत्रपात ज्योतिराव फुले जी के ही आंदोलन से होगा और दूसरा कोई नहीं। यही विरासत है, चाहे आप फुले जी का, बाबा साहब का आंदोलन उठाओ तो ज्योतिराव फुले से ही प्रेरणा लेकर बना। फुले जी की प्रेरणा शिवाजी महाराज थे। ये सारी प्रेरणा लेकर हम काम करेंगे और इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन चलाएंगे। उस आजादी के आंदोलन का न्योता आपको देकर साथियों मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिन कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के लिए मेहनत की, इसको सफल करने के लिए ताकत लगाए, उन सबका आभार। और सबसे बड़ी बात, जो सत्य शोधक परिवार से जो लोग यहाँ पर आए, आप हमारी विरासत हो। हम बड़े गर्व और गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि उस विरासत को, उस धरोहर को संभालने का काम आपने किया। उसी विरासत को हम आगे लेकर जाने का काम करेंगे। तो इस कारवां में आप भी अपना साधन संसाधन लगाओ ताकि आपको भी उस कारवां को, उस विरासत को जोड़ने का अधिकार है, वो आप समाज में लेकर जाओगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ साथियों मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोगों ने सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद। आजच्या या कार्यक्रमाचा आभार करण्यासाठी मी आदरणीय सिद्धार्थ भाडे सरांना